नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में 2 दिसंबर को लंदन इवनिंग स्पा सेंटर में जो है वो छापेमार कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में वहां पर पकड़ा गया था। वहीं इस मामले में जो है अब स्पा सेंटर जो है वहां पर जो लोग काम करते हैं उनका ये कहना है, उन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनसे जबरदस्ती दबाव बनाकर उनसे सिग्नेचर करवाए गए हैं। वहीं मैनेजर जो है स्पा सेंटर के, उनका कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनका जो मोबाइल है वो जब्त कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि वो जो क्राइम ब्रांच है वो उनका मोबाइल जो है वो मैनेजर को दे, लेकिन कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक उन्हें वो मोबाइल नहीं दिया है। तो इन पूरे ही तमाम सवालों को लेकर कहीं ना कहीं स्पा सेंटर जो है वो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम स्पा सेंटर जो है उसकी टीम के साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ है 2 तारीख को और किस तरह से पुलिस का रवैया था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर सबसे पहले क्या हुआ था उस दिन जो 2 दिसंबर को, पूरे विस्तार से हमें बताएं। पुलिस के द्वारा जो अफसर भेजा गया वो ग्राहक बन के आए थे जी। 1000 उन्होंने काउंटर पे जमा किए, उनको ऊपर शिफ्ट कराया गया। उसके बाद 2 क्लाइंट हमारे भी थे, वो भी शिफ्ट अंदर ही थे दूसरे रूम में। वहाँ पर जाने के बाद गर्ल्स को पहुँचाया गया। गर्ल्स पहुँचाने के बाद 2 मिनट के बाद पूरे टीम आ गई थी। वो टीम आने के बाद उन लोगों ने DVR तक निकाल लिया। मतलब पूरी लाइनें ये बैठी हुई थी कि इन लोगों से पैसा खींचा जाए। पूरा मुद्दा पैसे के ऊपर आ रहा था। मेरे से बोला गया कि आप रुकिए, आप बाद में आ जाइएगा। बाकी स्टाफ को दोनों तीनों जितने भी स्टाफ थे मेरे, सब लोगों को लेकर गए वहाँ पर। मैं तो लेट गया। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों से व्हाइट पेपर पर साइन करवाए गए। उसके बाद इन लोगों ने जो आरोप लगाए चालान डायरी में, पूरे झूठे। ना ही ऐसा कुछ हुआ था जो आपत्तिजनक का जो बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक लड़कियां पाई गई या क्लाइंट पाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरी पुलिस की झूठी कार्रवाई है। क्या लगता है आपको, आपके स्पा सेंटर में क्या कैमरे वगैरह भी लगे हुए थे? क्या उसमें इस तरह की वारदात कैद हुई है? कैमरे बाहर के लगे, जो सैलून सेक्शन है जहाँ पे काउंटर बना हुआ है वहाँ पे पूरा कैमरे से रिकॉर्ड होता है। वहाँ पे जो भी चीजें होती है सामने पूरा दिखाया जाता है। तो इन लोगों ने पहले ही DVR निकाल लिया। DVR निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको चालान डायरी में पेश भी नहीं किया गया। तो क्या मांग करते हैं अब आप? चालान डायरी में वो जो DVR है उसे पेश नहीं किया गया है, तो क्या आपकी तरफ से क्या मांग है, और पुलिस की कार्रवाई पर किस तरह से आप जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या कुछ आपके आरोप है पुलिस पर? पुलिस पर यह आरोप, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। मेरा मोबाइल है, एक Redmi Note 7 Pro का मोबाइल है, उसका कोर्ट से आदेश दिया गया है कि आपको मोबाइल विधिवत देना पड़ेगा। तो क्राइम ब्रांच जाने के बाद मेरे को 3 से 4 बार ऐसे बोला कि कल आ जाइए, परसों आ जाइए, चाबी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा कि आपका मोबाइल नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है किसी के पास है, आपको हम नया सेलफोन दिलवा देते हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने बोला मैं नया फोन क्यों लूँ, हो सकता है उस मोबाइल मेरे बेगुनाही के सबूत हो। मैं तो मोबाइल पुराना ही लूंगा ना, नया मोबाइल क्यों लूंगा? और ये कैसा सिस्टम है ऐसा? बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर स्पा सेंटर में जो भी वहां पर जिस तरह का भी मामला वहां पर है, जिस तरह से जिस परिस्थितियों में वहां पर युवक युवती पकड़ाए हैं, लेकिन इस पूरे ही मामले में क्राइम ब्रांच का कोई हक नहीं है कि वो मोबाइल जब्त कर ले और उसके बाद में मैनेजर को ये बोले कि हम आपको दूसरा मोबाइल दिला देंगे। लेकिन ये तो कहीं नहीं है कि मोबाइल क्यों क्राइम ब्रांच मोबाइल ये दूसरा दिलाएगी, क्योंकि हो सकता है उसमें तमाम कुछ जो पुराना मोबाइल है उसमें सबूत हो और किसी भी तरह से उनको पुलिस जो है वो नष्ट करने की कोशिश कर रही हो। इस उद्देश्य से भी जो है वो मोबाइल छुपाया जा रहा हो, या कुछ मोबाइल के साथ किसी भी तरह का या तो उसको तोड़ दिया गया हो या छुपाया जा रहा हो। तो ये तमाम सवाल हैं। तो हम आपसे जिस तरह से, क्या मोबाइल अब आप क्राइम ब्रांच ने क्या आपको दूसरा मोबाइल दिलाया है, या फिर आपने किस तरह से मोबाइल को लेकर क्या आपने आवाज उठाई है? मैंने आवाज ही उठाई, मैं नया मोबाइल क्यों लूंगा, नया मोबाइल मेरे को क्यों दे रहे? आज मेरे साथ हुआ, आने वाले समय किसी गरीब के साथ ऐसा होगा तो उसके मोबाइल से मतलब नहीं। कोई सी भी चीज ऐसी हुई, क्राइम ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कोई भी चीजें जब्त कर रहे हो तो आपको उसको वापस विधिवत देना पड़ेगा कोर्ट के आदेश के बाद। अब आप कोर्ट का आदेश ही नहीं मान पा रहे हो तो इससे क्या होगा? ये तो सिस्टम में कमी है ना।
आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे ही स्पा सेंटर में जो काम चल रहा था, वहां पर कब से जो स्पा सेंटर है वो संचालित हो रहा है, हमें ये थोड़ा विस्तार से बताएं। 2.5-3 साल से स्पा सेंटर चल रहा था, ठीक है। आज तक तो इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ऐसा कुछ हो रहा है। और जो मुखबर बनाए गए इनके खुद के मुखबर है। गवाह चालानदारी में जो गवाह पेश किए वो गवाह कोलार के है ही नहीं ना, वो बाहर के गवाह है। तो ये कैसे साबित हो सकता है कि ये गवाह यहीं के? इनने क्या देखा? गवाह उस जगह पर कोई था नहीं। और जो बंदा हमारे साथ में जो काम कर रहा था एक और, उसको क्यों छोड़ देगा? ये तो हो सकता है उसके घर वालों से पैसे लिए गए हो। तो आपका सवाल है कि जो एक और व्यक्ति जो पकड़ाया गया है उसे छोड़ दिया गया है, और आप ये कह रहे हैं कि वो जो गवाह है वो मुखबिर जो है वो क्या जान पहचान पुलिस के ही जान पहचान के हैं? क्या आपका इस तरह का आरोप है? पुलिस के ही कर्मचारी, उन्हीं की टीम के कोई बंदे है वो। और जो गवाह बनाए गए वो पूरे झूठे गवाह है। किसी ऑटो वाले को पकड़ के आप साइन करा लोगे तो आपके क्या गवाह हो गए क्या? हो ये तो हर आम आदमी के साथ गलत हो रहा है ना। बिल्कुल। तो क्या अब जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बयान जो है वो पहले से ही उसमें सिग्नेचर करवा लिए गए और उसके बाद तमाम जो दबाव में गवाही देने के लिए आपको कहा गया है, तो हमारे साथ इस वक्त स्पा सेंटर में महिला कर्मचारी जो है वो काम करती थी, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि स्पा सेंटर में वो कब से काम कर रही हैं। आप हमें बताएं कि आप कब से काम कर रही हैं और इस 2 तारीख को क्या हुआ, पूरा हमें एक बार बताएं। 1 साल हो गया मेरे को काम करते करते, और मैं पानी लेने गई, फिर ऊपर गई तो मुझसे बोला कि मतलब गलत बोला, और 1000 रुपये। किसने गलत बोला आपसे? जो क्राइम ब्रांच की टीम थी जी। क्या बोला आप हमें पूरी तरीके से बताएं, वहाँ पर क्या गलत बोला आपसे? ऐसा कर लो वैसा कर लो मतलब, और 1000 रुपये मेरे को दिया जबरदस्ती, मेरी जेब में रख दिया। फिर इसके बाद 2 मिनट के बाद पूरी क्राइम ब्रांच आ चुकी थी, और ऐसा कुछ नहीं था, और ऐसा कुछ भी मैंने ना किया था, बस हम लोग खड़े ही थे जब वो लोग आ गए थे। तो आपको जबरदस्ती 1000 रुपए दे रहे थे, क्या कुछ आपसे बोल रही थी उस टाइम पे क्राइम ब्रांच की टीम? गलत बोल रहे थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने मना कर दिया, सॉरी सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी तो बात हो गई है, ऐसा कर दो। मैंने बोला सॉरी मैं नहीं कर सकती। तो मेरे को जबरदस्ती 1000 रुपये उन्होंने मेरी जेब में डाल दिया। फिर इसके बाद 2 मिनट के बाद सारी क्राइम ब्रांच आ चुकी थी। तो क्या आप लोगों ने उस टाइम पे कुछ विरोध किया इस चीज का जब आपको पैसे दिए जा रहे थे? जी नहीं, विरोध कुछ भी नहीं किया, मेरे को दे दिया। फिर मेरे जेब में पड़े रहा, बस 2 मिनट के बाद पूरी क्राइम ब्रांच आ चुकी थी। फिर हम लोग खड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो मतलब गलत इल्जाम लगाया है जो भी। विस्तार से बताएं कि क्या आपके आरोप हैं, पुलिस की कार्रवाई पर किस तरह के सवाल आप खड़ी कर रही हैं? जो भी उनने मेरे को गलत लगाया है ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही होता था। मेरे को 1 साल हो गया काम करते करते वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी, और ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने ऐसा गलत लगाया है हम पर। संदिग्ध अवस्था में आप लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है आप इस तरह की कुछ वहां पर परिस्थितियां थी या नहीं थी? क्या पुलिस ने जबरदस्ती आपके साथ इस तरह से करवाया है? जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पर, और ने मेरे को 1000 रुपये दिए और बोला ऐसा कर दो। मैंने बोला मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जो ऐसा कि गलत हो रहा था कि हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग तो सारे कपड़े पहने खड़े थे, बस 2 मिनट के बाद सारी क्राइम ब्रांच आ चुकी थी। वो पिछले 1 साल से वहां पर काम कर रही हैं और इस दौरान किसी भी तरह का इस तरह की वहां पर परिस्थिति नहीं रही या इस तरह के कामों में वो लिप्त नहीं रही, लेकिन 2 दिसंबर को जो है वो पुलिस अचानक वहां पर आती है और बता रहे हैं कि मुखबिर जो है वो पुलिस का ही गवाह है। वो वही मतलब बता रहा है कि पुलिस के ही जान पहचान का है, और पुलिस ने 2000 रुपए जो है वो महिला कर्मचारी जो है उनको जबरदस्ती देने की कोशिश की। उन्होंने विरोध भी जताया और इसी दौरान जो है वो तुरंत जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम है वो स्पा सेंटर आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या आपके आरोप है पुलिस की कार्रवाई पर? आप जिस गिरफ्तारी के बाद किस तरह से आपके साथ पुलिस ने बर्ताव किया, क्या हुआ, हमें पूरा बताएं विस्तार से। उन लोगों ने यहाँ से जबरदस्ती हम लोगों को उठाए जी, और जबरदस्ती उठा के बोले कि यहाँ से, और उन लोगों ने कहीं फोन करेंगे तो मोबाइल पहले जब्त कर दिए, सब तरह से बंद कर दिए। बहुत देर के बाद फिर उन लोगों ने करम से थाना ने वहाँ लेके गए, जबरदस्ती हम लोगों को उल्टा धमका के साइन नहीं करोगे तो हम मारेंगे, ऐसा वैसा करके उन लोगों ने हमें बहुत डराया। फिर हमने डर के हमने साइन किए जबरदस्ती। हमने कोई गलती काम नहीं किए थे, वहाँ पे हमें बैठी थी। तो आपने पूछा नहीं कि आप इस तरह से क्यों हमें धमका रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये काम किया नहीं है, तो क्यों आप हमें धमकी दे रहे हैं और क्यों हमें पैसे पकड़ा रहे हैं?
नहीं नहीं, उन लोगों ने धमकी इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे गलत काम होता है। तो हम बोले कि इतना दिन से हम करते हैं, कोई गलत काम भी यहाँ नहीं होता है, न कोई गलत काम करने के लिए बोलता है तो यहाँ से रिटर्न जाते हैं। सर यहाँ से रिटर्न भेजते हैं, ऐसा काम नहीं होता आपने उसमें। और मैं तो बैठी थी ऐसे, अचानक उन लोगों ने आए, अचानक आके उन लोगों ने मोबाइल पकड़े, जबरदस्ती छीन लिए, मारने के धमकी भी दिए, ज्यादा बोलेगी तो तुझे मारेंगे भी। और 3 लड़कियां थे, उन लोगों ने मारने की कोशिश भी करे मुझे। क्या आपको भी क्राइम ब्रांच की तरफ से पैसा दिया गया था कि आप रखें पैसा और कुछ गवाही दें? उन लोगों ने पैसे के डिमांड करे थे, लेकिन उन लोगों ने पैसे वो नहीं दिए थे। डिमांड करे थे कि इतना पैसा चाहिए हमें और इतने पैसे में हम छोड़ देंगे तुम लोगों को। तो क्या फिर आपकी तरफ से कुछ कदम उठाया गया कि आप लोगों ने पैसे दिए या फिर आप जो है वो पुलिस पूरी ही कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं? क्या हमने पैसे, जहाँ वकील है ना जी, हाँ उनको दिए पैसे जी, हाँ उनको पैसे दिए, छूटने के पैसे दिए वहाँ पे। और हमारे घर परिवार इतने परेशान है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने दमाने नहीं है, मेरे पति नहीं है। भाई मैं काम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी, काम तो करना पड़ेगा मुझे। जी बिल्कुल, काम तो करना ही पड़ेगा जिस तरह से आप बता रहे हैं। गलती भी नहीं किया था कि मैं वहाँ बैठी थी, अचानक उन लोगों ने आके और जबरदस्ती आके मोबाइल छीन लिए और जबरदस्ती धमकी देने लगे। अगर हाँ जबरदस्ती अगर नहीं जाएगी तो पीटेंगे, ऐसे ऐसे बोल के जबरदस्ती करने लगे। तो डर के मारे फिर हम लोग वहीं थाने में गए। कितने समय तक आपको थाने में रखा गया? क्या कुछ वहाँ पर आप लोगों से मारपीट भी की गई थी क्या? नहीं नहीं, मारपीट तो नहीं करे उन लोगों ने। और क्या बोलते, धमकी देते थे कि अगर साइन नहीं करोगे, अगर यहाँ पे नहीं वो करोगे, अगर अपने तरीका से क्या क्या बताना। उन लोगों ने झूठी झूठी अगर साइन नहीं करेंगे तो ऐसा वैसा लड़कियां धमकी देते थे मुझे। तो मैंने बोली कि मैंने गलती नहीं की, तेरे पास प्रूफ है तो देखा। मैंने ऐसा भी बोल दिया था वहीं जाके, मैं किसी से डरी नहीं, वहाँ जाके मैंने ऐसा भी बोला था। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप डरी नहीं और आपने बकायदा पुलिस जो है उसका सामना किया, तो क्या और कुछ मुझे झूठी झूठी आरोप लगाए कि तू नेपाल की रहने वाली है और तू लड़कियां सप्लाई करती है। मैं अभी कितना साल से मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं ऐसा काम करती थी यहाँ। आज के डेट में मैं यहाँ अमीर होके बैठती, कोई यहाँ पे वो करके नहीं बैठती। झूठी झूठी आरोप लगाए उन लोगों ने मेरे साथ, बहुत इंसाफ उन लोगों ने नहीं किए मेरे साथ। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि आप नेपाल की रहने वाली हैं, तो क्या आप हमें बताएं कि आप कहाँ से रहने वाली हैं, कहाँ कौन सी जगह से रहने वाली हैं और कब से जो स्पा सेंटर में आप काम कर रही हैं? मैं 1.5 साल से करती हूँ जी। हाँ 1.5 साल। ब्यूटिशियन भी हूँ मैं, ब्यूटिशियन भी करती हूँ। और मैं अभी क्या करें, मेरे मजबूरी था तो थोड़ा बहुत मैं मतलब वही काम करने लग गई थी मैं ब्यूटिशियन। अब क्या करें, बच्चे के लिए भी काम करना तो पड़ेगा, सारे काम करने के। जिस तरह से क्या कुछ ग्राहक से बात हुई, जो मुखबिर जो बता रहे हैं कि पहले जो पुलिस की एक जो टीम है, पुलिस की एक टीम में से वो ग्राहक बन के आता है और उसके बाद में आप क्या कुछ किसी भी तरह की आपके और वो जो ग्राहक है उसके बीच बात होती है किसी भी तरह से? नहीं ऐसा बात कुछ भी बात नहीं हुई है, आपसे आमना सामना भी नहीं हुआ है उनका? और उसके बाद तुरंत आके आप क्राइम ब्रांच आई और वहां से आपको गिरफ्तार कर लिया गया? वो करे जब तक करे सबके मोबाइल सारी की हमारी, सब 3 लड़की आके, अभी 1 लड़की तो अभी नहीं आई है जी। हाँ तो हम लोगों को जबरदस्ती, उसके बाद कम से कम वहाँ पे 2 घंटे बैठा है उन लोगों ने। और बैठा के उन लोगों के कुछ वहाँ से कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने अपने षड्यंत्र से उन लोगों ने कुछ अंदर रख दिए। उसके बाद हम लोगों को उन लोगों ने गिरफ्तार करके सीधे थाना में लेके आए। तो क्या कुछ मांग करना चाहती हैं? क्या मामले को आप क्या सरकार से कुछ मांग करना चाहती है इस पूरे ही मामले में? मैं इसलिए मांग करना चाहती हूँ, मेरा पति नहीं है, कुछ भी कोई नहीं है मेरा, मैं गरीब हूँ, तो मुझे हो सकता है तो सही चाहिए मुझे। पूरी ही घटना के बाद पुलिस की तरफ से आपको कभी फोन आता है या पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की आपके ऊपर कुछ अब दबाव बनाया जाता है? क्या आप लोगों से किसी भी तरह की बातचीत होती है? नहीं ये सब मेरे पास फोन कोई नहीं है, अभी मेरे पास फोन ही नहीं है। मेरे पास भी मेरा फोन भी जब्त में है, अभी वहीं पे थाना में है मेरा मोबाइल भी। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से अब पूरी ही घटना जो है उसके बाद क्या आपकी मांगे हैं और पुलिस पर जो सवालिया निशान आप खड़े कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या आप मांग वहां पर करना चाह रहे हैं कि पुलिस क्या किसी भी तरह की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की आप मांग कर रहे हैं? मांग में ये कर रहा हूँ पूरा, पहले तो सबसे पहले तो ये हमारा जो केस डाला गया झूठा,
इसको पूरा खत्म करना चाहिए। ठीक। और रही बात ये जो भी सिस्टम है, सबसे पहले सिस्टम के ऊपर ध्यान रखना। आज हमारे साथ हुआ, किसी गरीब के साथ भी हो सकता है। तो ये पूरा जब कोर्ट के आदेशों के बाद ये चीजें नहीं दे पा रहे तो ये तो पूरा गलत है ना। क्राइम ब्रांच झूठा आरोप है। हर के अभी भी हमें डर है, अभी भी हमें डर है। मुझे तो पूरा 100% डर है। अगर मैं बाहर घूमूंगा तो मेरे ऊपर कोई सा भी केस डाल सकती है क्राइम ब्रांच, क्योंकि मुझे सब जानते हैं, मेरे को देखा है। कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास में गाड़ी में डाल सकते हैं कि ये नहीं, इसके पास इसने ऐसा बयान दिया, हो सकता कुछ भी। मेरे को डर है, अभी मेरे को तो सपोर्ट चाहिए, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। बिल्कुल। तो आप सुरक्षा की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, आपको पुलिस की तरफ से डर है किसी भी तरह का? क्या पुलिस क्या कभी आपकी फिर इसके बाद पुलिस से आमना सामना हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, कल ही हुआ था मेरा मोबाइल के द्वारा जो बात की गई थी। लेकिन मोबाइल के लिए भी वो मेरे को ये वर्ड बोल रहे कि आपको हम नया दिलवा देते हैं। तो नया मोबाइल मैं क्यों लूंगा? वो डीवीआर, मेरा छोटा फोन, डीवीआर मान लो नहीं दे रहे तो मेरे एक होटल भी है, ओयो होटल है, बिल्डिंग पे कैमरे लगे हैं। अगर बिल्डिंग पे कैमरे लगे तो वहाँ पे कुछ घटना घट गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या क्राइम ब्रांच होगी? क्या कुछ भी हो सकता है, चोरियां हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीवीआर तक नहीं दे पा रहे, ऐसा कैसा सिस्टम ये? जब ये जब्ती होने के बाद भी चीजें नहीं मिल पाई, जो चीज जब्ती में नहीं है उसका तो अधिकार ही नहीं उनको रखने का, वो क्यों रख रहे? या तो क्राइम ब्रांच झूठा आरोप लगा रही है, उसमें कुछ सबूत ऐसे होंगे जिससे उन लोगों के प्रॉब्लम में खड़ी होगी। उनको ये पता है कि इस डीवीआर के चक्कर में हमारे ऊपर ही केस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये झूठा आरोप है पूरा। बिल्कुल। तो स्पा सेंटर के जो मैनेजर हैं वो पूरी तरह से ये यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जब्ती है, जिस तरह से जो जब्ती का जो नियम नहीं है उसके खिलाफ ये पूरा ही मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया गया और उसके बाद में ये कहा गया कि हम आपको दूसरा मोबाइल देंगे। तो वहीं जो मैनेजर है उनका ये कहना है कि उस मोबाइल में कुछ सबूत भी हो सकते हैं जिनको हम पेश करना चाहें, लेकिन हमें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। ये स्पा सेंटर के मैनेजर और जो महिला कर्मचारी वहां पर कार्यरत है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है, बल्कि हम लोग वहां काफी समय से ये लोग वहां पर काम कर रही हैं और इस तरह से कभी भी किसी भी तरह की ये घटना नहीं हुई है। और अचानक पुलिस का ही जो मुखबिर है वो वहां पर आता है और उस ग्राहक बन के आता है और इसके दौरान कुछ समय बाद ही वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम आती है और इस तरह से पूरी कार्रवाई कर लेती है। तो इस पूरे ही मामले में जो स्पा सेंटर है वहां के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमारे साथ लंदन इवनिंग स्पा सेंटर में स्पा सेंटर जिस बिल्डिंग में संचालित हो रहा था उस बिल्डिंग के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम से भी जानना चाहेंगे कि उस दिन 2 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था और किस तरह से उस पूरे ही घटना में इन्हें भी शामिल किया गया है, अजीम को भी शामिल किया गया है। लेकिन अजीम की तरफ से कहा गया है कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्हें से बयान के लिए बुलाया गया और लेकिन इस तरह से पूरे ही मामले में जो है उन्हें भी गुनहगार वहां पर माना गया है। तो हम अजीम से भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे ही मामले पर और किस तरह से पुलिस की वो पूरी जो कार्रवाई है उस पर वो भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं एसके प्लाजा जो है वो उसका ऑनर हूँ और जो लंदन इवनिंग सलून एंड स्पा जो था उसको मैंने किराए पे दिया हुआ था अनिल वर्मा को। तो मेरे पास 17 तारीख को डीएसपी साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ पर हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं अभी बाहर हूँ, लखनऊ में शादी में आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब वो हुआ है, केस हुआ है तो आपको आना पड़ेगा उसके लिए, बयान के लिए आना है। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं अभी लखनऊ में हूँ, मुझे 2-3 दिन का टाइम लगेगा आने में। तो उन्होंने फिर एक नोटिस बिल्डिंग पे लगा दिया मेरे नाम से कि अगर आप नहीं आए तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, आपसे बयान लेना है। तो मैं 21 तारीख को वापस आया। 21 तारीख को मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऑनर हैं, वहाँ के बिल्डिंग ऑनर हैं और आप ही ये सब काम करा रहे थे। सर मैंने उनसे बोला कि सर ये एग्रीमेंट है। मैंने उनको एग्रीमेंट की कॉपी दी, प्लस मेरा टिकट 1 तारीख का था लखनऊ का। मैंने उनको वो लखनऊ का टिकट दिखाया और मैंने बोला कि सर मैंने रेंट पे दिया हुआ है अनिल वर्मा को। तो वो बोलते हैं कि नहीं वो आपकी बिल्डिंग है
तो आप ही जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। तो मैंने बोला सर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी, फिर मेरे मतलब मेरे साथ जो गए थे उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने पैसे की मांग करी। 50,000 रुपये मेरे घर वालों ने उनको उसी टाइम दिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप भी केस में शामिल हैं और मैं आपके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी। तो थोड़ा सा मेरे घर वाले डर गए थे उस चीज़ से, तो फिर उनको पैसे वैसे दिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बयान दिया मेरा कि मैंने रेंट पे दिया हुआ है, ऐसा सब लिखा उन्होंने कि मैंने अनिल वर्मा को इतनी तारीख को रेंट पे दिया, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था उन्होंने वही का वही लिख दिया। उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया 23 तारीख को। 23 तारीख को उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बोला कि आप चालान डायरी के लिए उनके घर वालों से बात कीजिए। तो मैंने उनसे बोला सर मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है उनके घर वालों से। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि चालान पेश कराना है तो आपको 10-10 हज़ार रुपये सबको देना पड़ेंगे। तो मैंने बोला सर मेरे पास अभी तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर मैं कोशिश करता हूँ कोई कांटेक्ट मिले तो मैं बात करके आपको बताता हूँ। तो फिर मेरे दोस्त हैं जो जिन्होंने इनको किराए पे दिलवाया था, उन्होंने उनसे बात करी, इनकी वाइफ से, अनिल की वाइफ से बात करी, पूजा से, और उन्होंने उनका नंबर दिया मुझे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, तो उनसे मैंने बताया कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि आप 10-10 हज़ार रुपये दे दो तो चालान पेश हो जाएगा, चालान पेश होगा तो ज़मानत हो जाएगी। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू की थी। फिर मैंने कॉल लगाया डीएसपी सर को। तो डीएसपी सर से मैंने बोला सर डीएसपी सर बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। मैंने कहा चौहान साहब बोल रहे हैं? तो वो बोलते हैं हाँ चौहान बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि सर ऐसा आपने बोला था मुझे आने के लिए, साइन करने के लिए, जो बयान मैंने दिया उस पर साइन करवाना था, तो वो साइन करने के लिए। तो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी तो कहीं हूँ, फिर मैं आपको कॉल करके बुला लूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने उनको बताया कि सर मेरी उनके घर वालों से बात हुई है, तो उनके घर वाले बोल रहे हैं कि जो भी है पैसा वैसा उनका बता दिया है मैंने उनको। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है चालान पेश करने के लिए ये सब पैसा तो लगता ही है, खर्चा पानी तो लगेगा ही, और आप उनसे बात करो उनके घर वालों से, उसके बाद ही मैं चालान पेश करवा पाऊँगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास। तो 24 तारीख की बात है, 24 तारीख को उन्होंने फिर फ़ोन करा और मुझसे बोलते हैं सैयद आ जाओ आप। तो मैंने बोला सर क्या, मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि। तो मैंने उनसे बोला क्या सर? तो बोलते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पर क्राइम ब्रांच। तो मैंने बोला क्या सर? उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है आपका बयान तो हो गया है, आप मत आओ। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरी उनके घर वालों से बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि इतने पैसे तो नहीं दे पाएंगे हम लोग, मगर थोड़े बहुत कम दे देंगे। और मैंने बोला कि सर मैंने तो आपको दे ही दिए हैं, बाकी 50,000 रुपये तो मैंने दे चुका हूँ आपको। अब जो भी है गरीब लोग हैं, कम करके कर दीजिए वो चालान वालन पेश जो भी है। तो उसके बाद भी मेरे पास 26 तारीख को एक बार फ़ोन आया, फिर 28 तारीख को 2 बार फ़ोन आया, पर मैं गया नहीं था उनके पास, क्योंकि वो उनके घर वाले बोल रहे थे कि हम पैसे वैसे नहीं देंगे, और वो लोकायुक्त में कंप्लेंट करने का बोल रहे थे। तो फिर वो उन्होंने मुझे, उनके घर वालों ने लोकायुक्त बुलाया था मुझे, और फिर मेरे नाम से ही कंप्लेंट डलवाई एक। और उसके बाद लोकायुक्त में कंप्लेंट करने के बाद जब हम 28 तारीख को निकले वहाँ से, तो सर को मैंने फ़ोन लगाया, क्योंकि लोकायुक्त में बोला था कि आप उनसे बात करिए पैसों की, तो फिर हम रंगे हाथ पकड़ेंगे उनको। तो फिर उनको फ़ोन लगाया मैंने, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उनको किसी ने वहाँ से ही, लोकायुक्त नहीं, किसी मतलब कोई भी XYZ पर्सन ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी कार्रवाई यहाँ से उनके ऊपर हो रही है। तो उनको पता चल गया था, तो उन्होंने फ़ौरन मुकर गए। उसके बाद 2-3 दिन बाद चालान वालन ये अभी पेश हो गया 25-26 तारीख को।
चालान वालन पेश करने के बाद उन्होंने उनके ऊपर वो ये वायरल हो गया अभी ऑडियो। दो वो मयंक जैन हैं जो साधना न्यूज़ से, उन्होंने वायरल कर दिया था ऑडियो उसके। और फिर ये था कि जैसे मुझे पता चला कि वहाँ छापा पड़ा है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने फ़ौरन कैमरा खोला अपना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा मुझसे मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। तो उसमें मैंने देखा तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पर, क्योंकि वो 4 साढ़े 4 बजे की बात है और इसमें जो चालान पेश हुआ है उसमें 7 बजे का बता रहे हैं कि 7 बजे कार्रवाई की है, जबकि वो 4 साढ़े 4 बजे की घटना है और 2-3 जो घंटे हैं इसमें पूरा ये सब बनाया हुआ है। उसमें कुछ भी वहाँ ऐसा कुछ काम मैंने, क्योंकि मैं कैमरे पे देख रहा था तो ऐसा कोई काम तो वहाँ नहीं चल रहा था। और प्लस जैसे ही मतलब क्लाइंट मैंने देखा था उसमें कि क्लाइंट आए, उसके 5 मिनट बाद ही पुलिस वाले आ गए थे, जो पूरी टीम आई एकदम से, वो लोग अंदर घुसे तो सारा जो भी स्टाफ था इनका वो पूरा बाहर आ गया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मतलब कोई भी अगर अनैतिक स्थिति में हो तो वो एकदम से बाहर आ जाए, क्योंकि उन्होंने डीवीआर का जो जब्ती करा था वहाँ से डीवीआर निकाल के ले गए। उसके बाद डीवीआर की जब्ती नहीं बनाई चालान में, डीवीआर क्राइम ब्रांच में नहीं है। मैं पूछने गया, मेरी टीआई साहब से बात हुई वहाँ अजय मिश्रा जी से, मैंने बताया कि वहाँ से डीवीआर लेके आए हैं सर, तो उन्होंने बताया कि यहाँ डीवीआर मतलब मैं ढूंढवाता हूँ मगर यहाँ पर है नहीं। उसके बाद पता चला है कि अनिल का मोबाइल भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ से उन्होंने वो भी मतलब वहाँ पर जब्ती तो किया था, पर जब्ती में है भी, कोर्ट के ऑर्डर भी होगा उसको रिलीज़ करने के लिए, पर वहाँ पर है ही नहीं मोबाइल गायब है, डीवीआर गायब है, एक छोटा मोबाइल था बता रहे हैं वो भी गायब है, प्लस रजिस्टर थे सारे, वो भी नहीं है वहाँ पर कुछ भी, मतलब उन्होंने चालान में पेश ही नहीं किया है। जो सबूत इनको मतलब केस में हेल्प करते वो वाले सारे सबूत इन्होंने खुद से ही मिटा दिए। तो पूरी कार्रवाई फर्जी करी गई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरी कार्रवाई फर्जी है और ऐसा कोई काम नहीं था सिर्फ बदनाम करने के लिए। और दूसरी बात ये कि जो लोग इसमें केस में गए हैं, जो लड़की हैं, जो लड़के वहाँ क्लाइंट थे, 2 क्लाइंट पकड़े और अनिल वर्मा साथ में, वो लोग के तो फ्यूचर पूरा ख़राब हो गया है, क्योंकि ये केस ऐसा लगाया है इन्होंने अनैतिक देह व्यापार का, उससे तो इनका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो गया। इनके क्या इज्जत बची और प्लस मेरी क्या इज्जत बची, मेरी बिल्डिंग में ये काम चल रहा था, जबकि वहाँ ऐसा कोई काम चल नहीं रहा था। उसके बाद भी ये झूठा आरोप लगा के पैसे खाने की चक्कर में किसी लोग की मतलब बेगुनाह लोगों को फंसा दिया गया। और प्लस इसमें पूरे मामले में 7 लोग थे, जिसमें से एक बंदे को उसी टाइम छोड़ दिया गया, क्राइम ब्रांच ले जाने के बाद उसको वहाँ से छोड़ दिया। पता नहीं उससे क्या पैसे का लेन देन हुआ, उसके घर वालों ने क्या पैसे वैसे दे के उसको छुड़ा लिया। तो ये तो पूरा समझ में आ रहा है कि इन्होंने पैसे के लिए कार्रवाई की थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये पैसे मांग रहे थे। जहाँ तक क्लाइंट बता रहे हैं, इनके क्लाइंट से भी मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि हमसे 5-5 लाख रुपए की मांग की गई। हम लोगों ने बोला कि सर इतने पैसे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। प्लस अनिल से बोला कि 10 लाख रुपए आप दो, 10 लाख रुपए दे दो, हम कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद वो 10 लाख रुपए भी वो, क्योंकि इतना पैसे कुछ ऐसा तो काम कर ही नहीं रहे थे जो बहुत पैसा हो उनके पास, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनके ऊपर पूरे स्टाफ के ऊपर पैसे के लिए ही कार्रवाई की गई थी और पैसा नहीं देने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। अब ये तो साफ हो ही गया है कि वो पैसे ही मांग रहे थे, उनको पैसे के लिए ही वो पूरा उन्होंने केस दर्ज किया है। उनको पैसा भी दिया गया, उसके बाद भी उनको कम लग रहा था वो पैसा। 50,000 मुझसे लेने के बाद भी उनको 10-10 हज़ार रुपये पर हेड, मतलब 6 लोग थे तो 6 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये की मांग की थी। उन्होंने बोला था कि आप पूरे 6 लोग हैं उसमें, 6 लोगों के घर वालों से बात करो, उनसे पैसे का बोलो और मुझे पैसा दिलवाओ। पूरे मामले में मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग आए थे उस दिन कार्रवाई में और जो कार्रवाई की उन्होंने फर्जी, जितने भी लोग थे उन सबको सस्पेंड होना चाहिए।
प्लस वैसे तो पुलिस वाले गवाह नहीं बनते हैं किसी भी मामले में, मगर इस मामले में आप देखेंगे तो सारे पुलिस वाले गवाह में हैं और जो गवाह दूसरे हैं ड्राइवर और वो भी पुलिस वालों के साथ ही आए हुए लोग हैं और वही गवाह बने हैं। मतलब वहाँ बिल्डिंग में इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ सलून है वहाँ पर बैंक है, जना बैंक, वहाँ का कोई आदमी गवाही में नहीं है। प्लस सेकंड फ्लोर में होटल है, होटल का एक भी आदमी गवाही में नहीं है। प्लस थर्ड फ्लोर पे पूरे रेंट पे रूम चल रहे हैं, 8 कमरे हैं, 8 कमरे फुल है और उधर का भी कोई भी व्यक्ति गवाही में नहीं है। ये सारे गवाह जो उन्होंने बनाए हैं सारे वहीं के मतलब पुलिस वालों के ही गवाह हैं और खुद से उन्होंने गवाही करवाई और सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही करी। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो इसके ऊपर वो सही तरीके से होनी चाहिए और जो भी नुकसान हुआ है चाहे इनका और चाहे मेरा, ये सारा नुकसान इनको भरना चाहिए।